हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके नेट और पीजीटी दोनों ही लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दो उससे पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको अद्वैतवादी जो आपकी थ्योरीज थी उससे रिलेटेड कौन सा है बताना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली तरीके से देखो, मैं सिर्फ आपके साथ आंसर डिस्कस करूंगी, हम ऑप्शंस नहीं बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा निहारिका परिकल्पना। ठीक है, जो अद्वैतवादी परिकल्पनाओं में लाप्लास महोदय की थी निहारिका परिकल्पना। किसकी थी भाई? लाप्लास महोदय की। इससे पहले भी जब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे तब भी इसके बारे में बताया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अद्वैतवादी में एक और आती है, किसकी आती है? कांट महोदय की। कांट महोदय की वायुव्य राशि परिकल्पना। कांट महोदय की वायुव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, और इसके साथ साथ रासजन महोदय की भी आती है एक परिभ्रमण और ज्वारीय परिकल्पना। तो ये जो तीनों की तीनों जो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई है, ये तीनों के तीनों आपके अद्वैतवादी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको कुछ सूचियाँ मिलानी है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। वायुव्य, होयल और लिटिन का सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना। और एक साइड आपको दिए गए हैं। ये आपको बताना है कौन सा कंसेप्ट किससे रिलेटेड है। फिलामेंट, सौर जेट, तारिके विस्फोट या घूर्णनशील निहारिका। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले देखते हैं जो आपकी वायुव्य है। ये वायुव्य किसे कहते हैं? वायुव्य कहते हैं घूर्णनशील जो निहारिका होती है नेब्यूला, उसे कहा जाता है वायुव्य। और होयल और लिटिन का जो थ्योरीज थी वो तारिके विस्फोट था। ठीक है, तारिके विस्फोट। और ग्रहाणु परिकल्पना की बात करें तो वो अपनी कौन सी आ जाएगी? सौर जेट। सौर जेट किससे रिलेटेड थी? जो ग्रहाणु परिकल्पना से। और ज्वारीय परिकल्पना किससे रिलेटेड थी? फिलामेंट से। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देख लेंगे कौन सा बनेगा। तो ऑप्शंस नंबर आपका अकॉर्डिंग टू मी सी बनेगा। ए का 4 आएगा भाई। ठीक है, घूर्णनशील निहारिका। बी का 3 आएगा, होयल और लिटिन का सिद्धांत तारिके विस्फोट से रिलेटेड था। ग्रहाणु परिकल्पना आपकी सौर जेट से रिलेटेड और ज्वारीय परिकल्पना आपकी फिलामेंट से रिलेटेड। तो ये सीधा क्वेश्चन था, सारी की सारी आपको दी गई थी। कई बार इसी तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जो रॉन्ग फैक्ट है वो कौन सा है। कांट का गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स या जेफरीज का ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना या लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना। देखो, लाप्लास की निहारिका मैंने आपको अभी बताया रिसेंट में। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। और वहीं हम बात करें कांट महोदय की, ये भी बिल्कुल ठीक है, गैसीय सिद्धांत था कांट महोदय का। रसेल महोदय का द्वैतारक परिकल्पना थी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जेम्स जीन्स और जेफरीज की ग्रहाणु परिकल्पना, तो राइट आंसर हमारा यही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो वायुव्य परिकल्पना है उसका प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वायुव्य राशि परिकल्पना किसकी थी? हमने अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक अद्वैतवादी सिद्धांत था। तो वायुव्य राशि परिकल्पना किसकी थी? इमोलियन कांट की। कांट महोदय की थी। लाप्लास की तो निहारिका थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कांट महोदय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड नव तारा सिद्धांत या थ्योरी, इसकी यानी नोवा थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में इसे, इसके प्रतिपादक कौन थे? ये ना अलग अलग थ्योरीज हैं कि भाई अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, गैसीय पिंड से बनी, जो चट्टानों से बनी, किस तरीके से, किस युग में हमारी पृथ्वी कैसी थी। तो अलग अलग जो हमारे ज्योग्राफर्स थे उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड ये सारा कंसेप्ट है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो नव तारा सिद्धांत था, ये आपके इसके प्रतिपादक थे होयल और लिटिन। ठीक है, ये दोनों थे भाई इसके प्रतिपादक। ये अर्थ की उत्पत्ति से रिलेटेड ये थ्योरी थी, जिसे बोलते हैं नोवा थ्योरी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी की उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेब्यूला, इसकी जो प्रकल्पना है निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना कोल्ड नेब्यूला जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया था और हमारी अर्थ के। तो इसका राइट आंसर रहेगा इमोलियन कांट। जो इमोलियन कांट महोदय थे ना, उन्होंने ही आपकी
गैसों की ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला से रिलेटेड कंसेप्ट दिया था? तो राइट आंसर इज इमोलियन कांट महोदय। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। जर्मनी के थे ये कांट महोदय। इन्होंने आपकी एक वायुव्य राशि भी दी थी जो कि निहारिका से रिलेटेड थी। जो वायुव्य राशि थी वो उन्होंने 1755 में दी थी, यानी 1755 में इनको रिप्रेजेंट किया था वायुव्य राशि परिकल्पना को। और कांट की जो परिकल्पना थी ना वायुव्य राशि वाली, ये न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित थी। जैसे न्यूटन महोदय का गुरुत्व नियम था ना, गुरुत्वाकर्षण वाला, उसी पर ही ये रिलेटेड थी। और शुरू में इसने बताया कांट महोदय ने कि जो पदार्थ होते हैं वो ठंडे होते हैं और उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती और वो बिल्कुल कठोर एक कणों की तरह फैले पड़े रहते हैं। और फिर जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये आपस में कभी ना कभी टकरा गए और टकराने से क्या हुआ, इनमें गर्मी पैदा हुई और फिर बाद में ये मूल रूप से एक ठंडा और गतिहीन पदार्थ कालांतर में एक बड़ा और उष्ण निहारिका बन गया, जिसे आप बोलते हो ठंडी निहारिका। तो ये कोल्ड नेबुला से रिलेटेड जो भी इनकी स्टोरी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरी स्टोरी दी थी किसने? कांट महोदय ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, निहारिका क्या है? नेबुला ही क्या है? नेबुला पूछा गया है। नेबुला क्या है? तो जो कोल्ड नेबुला की जो कंसेप्ट था वो तो कांट नहीं दिया था, बट वास्तव में अगर हम बात करें रियलिटी में तो जो नेबुला होता है वो एक तप्त गैस का बादल होता है। ठीक है, यानी सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँ ना, जब भी कोई आकाश गंगा बनती है ना तो उसकी शुरुआत में हाइड्रोजन गैस से बड़े बड़े बादल बन जाते हैं, विशाल बादल बन जाते हैं। और जब इनका संचयन हो जाता है तो इसे ही बोलते हैं नेबुला। तो ये कैसी होगी? हाइड्रोजन गैस है तो गर्म होगी। ठीक है, तो एक तप्त गैस का आप बादल कह सकते हो नेबुला को। जब भी कोई आकाश गंगा बनती है तो उस टाइम पर ये तप्त गैसों के बादल बन जाते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए। तो हमें बताना है पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड इनमें से कौन कौन सा कथन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन ही देखते हैं। कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया। तो मैंने ये चीज़ आपको अभी अभी बताई है कि इसकी जो वायुव्य राशि कंसेप्ट था वो न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित था। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कांट महोदय ने कोणीय संवेग के जो संरक्षण का सिद्धांत था इसको इन्होंने स्वीकार भी किया था और डेवलपमेंट भी किया था। थर्ड देखते हैं। यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति में न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है, बिल्कुल ठीक। लाप्लास ने दी थी निहारिका परिकल्पना जो कि न्यूटन की जो परिकल्पना उसको कहीं ना कहीं प्रस्तुत करती है। बट अगर निहारिका नेबुला में बात करें ना तो नेबुला जो संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक किसे कहा जाता है? कांट महोदय को कहा जाता है। तो तीनों ही कथन आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, कांट की दृष्टि में भूगोल क्या है? तो भाई कांट महोदय की दृष्टि में ये क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कांट महोदय की इमोलियन कांट मुख की बात करें ना तो भूगोल क्या है? एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। क्या है? एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार पर प्रदान किया था और इनकी काफ़ी बुक भी थी जिसमें से एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन भी थी। और इसने भूगोल को 6 खंडों में डिवाइड किया था। कांट महोदय ने भूगोल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फॉर एग्जांपल आपका नेचुरल ज्योग्राफी, आपकी अर्थमेटिक ज्योग्राफी, नैतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आपकी व्यापारिक भूगोल, धार्मिक भूगोल यानी रीजनेबल। तो इस तरीके से आपके 6 पार्ट्स बनाए थे भूगोल के किसने? कांट महोदय ने। और कांट को क्या कहा जाता है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है? तो भाई इसे आराम कुर्सी का भूगोलवेता भी कहा जाता है। यानी इसने ये माना जाता है कि इसने अपने जीवन काल में जो काम किया ना वो कुर्सी पर बैठकर ही ज़्यादा किया था। ठीक है, तो इसे आराम चेयर भूगोलवेता भी कहते हैं या आराम कुर्सी का भूगोलवेता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर रहेगा कोरोलॉजिकल विज्ञान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसोर का नाम दिया जाता है? तो इसे क्या कहेंगे भाई? जब सब 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी बिल्कुल दूर होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इनेलियोन नहीं,
सूर्योच्च या अपसौर, उपसौर। उपसौर तो देखो, उप का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? निकट, यानी निकट तो है नहीं पृथ्वी, यहाँ पर तो दूर की बात हो रही है। और क्लैसे हेलियन, ये भी बिल्कुल गलत। तो राइट आंसर इज अपसौर बोलते हैं इसको, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को जो हमारे सूर्य होता है ना, और सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, जिसे आप अपसौर कहते हो। और 3 जनवरी को, सिंपली बात बता दूँ, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है, और उस सिचुएशन को कहते हैं उपसौर। यानी 3 जनवरी वाली सिचुएशन उपसौर, और 4 जुलाई वाली जो सिचुएशन रहेगी उसे अपसौर कहते हैं। तो दोनों याद रखना, उपसौर को कहते हैं पेरिहिलीन और अपसौर को कहते हैं एपिहिलीन, ठीक है। पेरिहिलीन और एपिहिलीन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं, ठीक है। तो किस कारण से होती हैं? तो ये क्वेश्चंस भी बार बार आता है। सिंपली तौर पर ये पूछा गया कि भाई मौसम परिवर्तन किस कारण से होता है। तो मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि में जो अंतर होता है ना, यानी दिन और रात की जो लंबाई घटती बढ़ती है, वो किस वजह से बढ़ती है? वो बढ़ती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, खाली इससे काम नहीं चलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और ये 23.5 डिग्री ही जिम्मेवार है पृथ्वी के दिन और रात की जो लंबाई है। यानी आप कहते हो सर्दियों में दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गई, गर्मियों में आप कहते हो दिन लंबे हो गए, रातें छोटी हो गई। तो ये सब कुछ पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, यानी चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। आपको इसका रीज़न बताना है, ठीक है। इस बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि और जो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है, यानी चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण, दोनों जो अवधि है वो बिल्कुल एक समान है, ठीक है। लगभग 27 दिन में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। तो जो चांद है हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी जितना टाइम लगाता है ना एक चक्कर पूरा करने में, उतना ही टाइम अपने चारों ओर भी एक चक्कर कंप्लीट करने में लगाता है। तो दोनों अवधियां एक समान है। इसी वजह से हमेशा चांद का एक ही पार्ट हमारी पृथ्वी के सामने होता है। मान लो यही पार्ट लगभग हमारी पृथ्वी के सामने रहेगा, और बैक वाला पार्ट जिसे हम डार्क मून कहते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता अर्थ से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए क्या कहा जाएगा? जब भाई पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होगी, सबसे अधिक निकट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। उसे उपसौर कहते हैं, पेरिहिलियन कहते हैं। और ये सिचुएशन आपकी होती है 3 जनवरी को, ठीक है। अपसौर की सिचुएशन होती है 4 जुलाई को। तो दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी अपना एक घूर्णन लगभग पूरा करती है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो लगभग तो आप सभी को पता है 24 घंटे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होता है। 23 घंटे 56 मिनट, उसके आगे का आप मुझे लिख कर बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये लगभग है, आपको मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स पर मैसेज करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कारक कोरियालिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी का परिक्रमण, अपने अक्ष पर झुकाव या पृथ्वी का घूर्णन, तो राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो जो पृथ्वी का रोटेशन है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, और उसी की वजह से जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से कोरियालिस बल की उत्पन्न होती है। इसे ही कोरियालिस बल कहा जाता है। तो ये होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर अपना घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो यहाँ पर मैं सिंपली वे में बता दूँ आपको, और मौसम और उसकी बनावट में जो अंतर होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। यानी देखो, सीजन की जब पृथ्वी सूर्य जो साइड पृथ्वी अर्थ की है, मान लो ये आपका सन है भाई, 1 मिनट, ये आपका सन है, ओहो, ये सन है और ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक है, यानी ये वाला पार्ट सन के सामने है तो यहाँ पर गर्मी है। ठीक है, यानी जो जिस पार्ट पर सारा साल सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वहाँ गर्मी है और बैक वाले पार्ट पर सर्दी है। तो ये किस वजह से हुआ? परिक्रमा की वजह से, सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से, है ना। अब जब अर्थ घूमती 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 यहाँ पर आ जाएगी और जो पार्ट सूर्य के बिल्कुल सामने रहेगा अर्थ का, वहाँ पर गर्मी और बैक वाले में सर्दी। तो समझ चुके हो, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये सिचुएशन होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 और अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाओं से रिलेटेड कंटूर्स होती क्या है? तो सी लेवल से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो राइट आंसर इज ए। तो जो कंटूर्स होती हैं, समोच्च रेखाएं होती हैं, वो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं और इन समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई इन्हीं रेखाओं को समोच्च रेखाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपने कक्ष में सूर्य से जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर, यानी आपका पेरिहेलिन। ये तो आपको याद हो गया होगा। अपभू और उपभू सुन लो भाई। उपभू क्या होता है? जब पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी बिल्कुल मिनिमम होती है उसे उपभू कहते हैं और जब मैक्सिमम होती है उसे अपभू कहते हैं, अपोजी और पेरिजी। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप याद रखना, ये चंद्रमा और अर्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कांट महोदय से रिलेटेड है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो कांट महोदय ने, आप सबको पता है कांट की कौन सी थी, इतना पढ़ाने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा, वायुव्य राशि परिकल्पना, जिसे मैंने डिटेल में बताया है। जर्मन महोदय थे कांट, जर्मन के, और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड ये कंसेप्ट दिया था। और कब दिया था? 1755 में कंसेप्ट को दिया था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित था और इन्हें आराम की कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? तो भाई जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सिज्जिकी। क्या कहा जाता है? इसे सिज्जिकी कहा जाता है। अब युति और वियुति सुन लो। युति क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। ठीक है, यानी आपका सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों एक ओर हैं और एक और पृथ्वी है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे युति। तथा पृथ्वी के एक और सूर्य और एक और चांद हो तो उसे वियुति कहते हैं। युति वाली जो सिचुएशन होती है ना, ये अमावस्या को होती है। ठीक है, अमावस्या को, जब आपका चांद पृथ्वी जब जो सन के कुछ पार्ट को चांद ढक लेगा, यानी चांद की छाया पड़ जाएगी और पृथ्वी से हमें सूर्य का ये पार्ट दिखाई नहीं देता, इस वजह से हम सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया और इस सिचुएशन को अमावस्या या युति कहते हैं। वियुति में क्या होगा? वियुति में आपकी अर्थ होगी। वियुति में ध्यान से सुनना, एक तरफ पृथ्वी होगी, पृथ्वी के एक और सूर्य होगा भाई और दूसरी ओर चांद होगा, यानी अर्थ हमारे बीच में, एक और आपका चंद्रमा है और एक और आपका सन है। अब इससे क्या होगा? ये चंद्र ग्रहण के दिन होती है ये वियुति वाली सिचुएशन, यानी जब आपका हर 15 दिन में आती है ना पूर्णिमा। ठीक है, तो पूर्णिमा होती है इस दिन, वियुति पूर्णिमा को होता है, चंद्र ग्रहण तो हर पूर्णिमा को नहीं होता, कुछ अंतर हो जाता है इस वजह से। तो इसमें क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य की प्रॉपर रोशनी चंद्रमा के किसी पार्ट पर नहीं पड़ती और अर्थ से हमें वो पार्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि पृथ्वी ढक देती है और पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, और इस वजह से हमें चांद कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण या पूर्णिमा, और ये सिचुएशन होती है वियुति की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन कारक युगम पृथ्वी के महासागरी तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? तो 52 मिनट का जो अंतर होता है ना दो ज्वार के बीच में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये। इसके लिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं? तो भाई एक तो सिंपल फैक्टर है पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा फैक्टर रहेगा चंद्रमा का परिक्रमण। जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जिस वजह से आपके ज्वार भाटा पैदा होते हैं। और दो ज्वारों के बीच में जो 52 मिनट का अंतर होता है उनका मेजर कारण 1 और 4 ही है। ठीक है, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्न में से कब होता है? स्प्रिंग वाला बताना है आपको, ध्यान रखना, यहाँ पे स्प्रिंग पूछा गया है। ठीक है, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपका कब होता है?
तो यहाँ पर स्प्रिंग इक्वानॉक्स की बात करें तो ये आपका होता है भाई 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। 23 सितंबर को कौन सा होता है? 23 सितंबर को 23, देखो मैंने इस तरीके से भी याद करवाया था कि मार्च के लगभग आपकी कुछ कुछ पतझड़ ऋतु आ जाती है, तो स्प्रिंग आप उससे याद कर लेना। 23 सितंबर को आपको बोरियाल इक्विनॉक्स होता है। 21 जून को आपकी करक संक्रांति होती है और 22 दिसंबर को आपकी मकर संक्रांति होती है। ठीक है, इन 21 जून करक संक्रांति जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 22 दिसंबर मकर संक्रांति जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 और आज की वीडियो में गाइस हम करेंगे सिर्फ 25 क्वेश्चंस क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। तो 23 क्वेश्चन अपसोर की स्थिति है जो कि मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 4 जुलाई। ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, वायु प्रवाह सीधी रेखा में नहीं होता। इसका कारण क्या है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही इनका विश्लेषण है। जो वायु प्रवाह है बिल्कुल सीधी रेखा में कभी भी नहीं होता। जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, तो यहाँ से जो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो नॉर्थ की ओर मुड़ जाती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। तो वह हवाओं का क्या हो जाता है? विक्षेपण हो जाता है, वो मुड़ जाती हैं। और किसकी वजह से होता है? घूर्णन के कारण होता है। इसी वजह से हवाएं सीधी रेखा में नहीं बहती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बार आपको मैं बता दूं, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोर्स अवेलेबल है भाई पीजीटी ज्योग्राफी और नेट क्लासेस का। जो भी बच्चा लेना चाहता है अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। आपको कोर्स के साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ फ्री में रहेगा कोर्स के साथ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है आप कितनी अच्छी तैयारी करना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 25, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, आपको ये बताना है। तो ये सिचुएशन महीने में तो 2 ही बार होते हैं जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। कब कब? एक युति और एक वियुति, जो कि मैंने आपको बताया। युति और वियुति, युति यानी अमावस्या के दिन और वियुति यानी आपके पूर्णिमा के दिन। तो नंबर 26 है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि पूछी गई है। तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है या कितनी है? तो सिंपली तौर पर देखो 40,050 किलोमीटर, 14,150, 14,076 और 14,250। तो यहाँ पर देखो सिंपली वे में अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर बनेगा 40,076 किलोमीटर। जो हमारी अर्थ है उसका जो सेंट्रल जो सरफेस होता है ना, वहाँ से वो अक्षांश रेखा जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस रखती है ना, तो यही जो शून्य अंश की रेखा होती है, अक्षांश रेखा, यहीं से ही आपकी ये परिधि मापी जाती है। तो पृथ्वी से विषुवत रेखीय जो परिधि होती है वो आपकी 40,076 किलोमीटर। और ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? ध्रुवीय परिधि पूछी जाए यानी पोलर परिधि पूछी जाए तो 40,008 किलोमीटर। दोनों आप याद रखोगे, ठीक है, 40,008 किलोमीटर। और इस जिसका कारण विषुवतीय क्षेत्र में थोड़ा उभार है और ध्रुवों का थोड़ा चपटा होना है, तो इस वजह से ये कम हो जाती हैं ध्रुवीय वाली परिधि। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जब सूर्य मकर रेखा के उदग्र चमकता है तो, यानी सूर्य आपका कहाँ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है, मकर रेखा के ऊपर है, तब आपका क्या होगा? तो देखते हैं। समस्त विश्व में दिन और रात एक बराबर होते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिन और रात तो जब बराबर होंगे ना जब सूर्य आपका इक्वेटर पर होगा। दक्षिण गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं, ऐसा भी नहीं होता। दक्षिण गोलार्ध में आपकी रातें लंबी नहीं होती। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती है। बिल्कुल करेक्ट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका सूर्य कैप्रिकॉर्न पर होगा तो आर्कटिक तो आपका नॉर्थ पोल पर पड़ता है, तो वहाँ पर सूर्य का अंश दिखाई ही नहीं देगा। तो वहाँ पर जो रातें होंगी यानी जो रात ही चलती रहेगी, दिन तो कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जो सन है हमारा कहाँ पर गया हुआ है? साउथ में गया हुआ है। एंटार्कटिक क्षेत्र में दिन और रातें 12 घंटे के अवधि के होती हैं। देखो समस्त दिन और अगर हम बात करें ना, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता कि अंटार्कटिक जो एरिया उसमें दिन और रातें आपकी 12 घंटे की अवधि की होती है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। सिंपली वे में बताए ना, जब आपका सन इक्वेटर के ऊपर होता है, और कब होता है? एक तो होता है 23
सितंबर और दूसरा होता है भाई 21 मार्च। इन दो जो डेट्स हैं, इन दो डेट को जो सूर्य होता है बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, जिस वजह से आपके पूरे विश्व में दिन और रातें एक बराबर बनते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी या स्ट्रेट कब पड़ती हैं, ये आप आंसर दोगे मुझे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होती है। तो ये लास्ट वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था और इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 बार। कब होगा भाई, ठीक है, कब होगा, ये होगा भाई एक तो पूर्णिमा को और एक होगा आपका अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो जो पवन विक्षेप यानी हवाएं मुड़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी अर्थ इस तरीके से इक्वेटर के पास से जब पृथ्वी रोटेट करती है ना, तो इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा ऊपर चली जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं नीचे आ जाती हैं। तो जो पवनों का मुड़ना है या विचलन होना है उसे हम क्या कहते हैं सिंपली वे में, तो हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आपको बताना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर होगा भूविक्षेपी पवन। तो इसे कहते हैं भूविक्षेपी पवन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष आप सभी देखते हो, ठीक है, रेनबो जिसे आप बोलते हो। तो इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है, तो न्यू क्वेश्चन है। अधिकतर जो आपका इंद्रधनुष देखा जाता है ना गाइस, वर्षा होने के बाद ही आता है और हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड में आता है। यानी जिस साइड सन होगा ना उसके अपोजिट साइड में आप देखना कभी भी रेनबो बनेगा। ठीक है, तो इसलिए दिन में दोपहर के बाद सूर्य के पश्चिम की तरफ आने पर इंद्रधनुष हमेशा पूर्व की ओर बनता है, क्योंकि सूर्य उदय तो पूर्व से होता है, बट फिर सूर्य मूवमेंट चलती रहती है ना। जब सूर्य राइज होने की सिचुएशन में आता है तो वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता है। जब सूर्य जब सूर्य अस्त होने की सिचुएशन में आता है, सेट होने की सिचुएशन में आता है, तब आपकी डायरेक्शन वेस्ट होती है। तो इसके अपोजिट कौन सी होगी, पूर्व। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पूर्व। तो जब भी आपका दिन में या दोपहर में जब भी आप देखते हो ना इंद्रधनुष, तो ये बात जरूर देखना कि एक तरफ सन होगा और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन की वजह से आपके 7 रंग बिखर जाते हैं आसमान में, जिसे आप कहते हो इंद्रधनुष। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, 2 बसंत विषु के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है। तो 2 बसंत विषु के बीच आपको बताना कितने दिन का अंतराल होता है। तो सिंपली वे में बात करें तो जो सन है वो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। हम सबको पता है 21 मार्च को ही क्या बोलते हैं, हम 21 मार्च को वसंत विषु बोलते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च जब वसंत आने पर पूरा 1 वर्ष का समय लगता है, दोबारा से 21 मार्च आने पर कितना टाइम लगेगा, 1 वर्ष का। इस प्रकार हमारा राइट आंसर तो 365 बनेगा 2 विश्वों के बीच में। जबकि अगर हम बात करें ना 2 विश्व के बीच में यानी 2 इक्विनॉक्स के बीच में कितना टाइम पीरियड होता है, 182 दिन का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। अगर 2 इक्विनॉक्स की बात की जाए, 2 इक्विनॉक्स की बात, यहाँ पर बसंत वर्ड नहीं होता ना, तब हमारा राइट आंसर होता है 182। यहाँ पर बसंत डाल दिया यानी आपको एक बार 21 मार्च को बसंत विषु आ गया, अब दोबारा से बसंत विषु 21 मार्च को ही आएगा नेक्स्ट ईयर, तो 365 दिन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है। तो साउथ हेमिस्फीयर का जो ग्रीष्म अयनांत है वो कब होता है। तो 21 मार्च को तो आपको सबको पता है वसंत विषु होता है, 21 जून को कर्क होता है और 23 सितंबर की हम बात करें तो ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। तो दक्षिणी जो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या होती है, सर्दी होती है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को। और मकर रेखा कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फीयर में। तो साउथ हेमिस्फीयर में उस वक्त क्या होता है, ग्रीष्म अयनात यानी गर्मी होती है। गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर स्थित होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होंगे, जैसे यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर आपका सन है और चंद्रमा यानी अर्थ के बिल्कुल एक ओर होंगे, तो इस सिचुएशन को कहते हैं युति यानी कंजक्शंस। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, युति। और युति वियुति ये मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझा रखे हैं।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर हमें मिलान करने हैं, देख लेते हैं। ग्रहों की जननिक स्थितियाँ दी हुई हैं और ज्वार भाटा से रिलेटेड सिचुएशन दी गई है। ये नीचे तो आंसर कोड है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो आपका जो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की सिचुएशन में रहेंगे। तो भाई जब समकोण की सिचुएशन में रहते हैं तब आपका सूर्य और चंद्रमा तो हमारा राइट आंसर होगा समकोण, तो लघु ज्वार होता है। और जब आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा की स्थिति में होंगे तब हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? दीर्घ ज्वार, यानी बड़े लेवल का आपका टाइड आता है। चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल समीप होगा तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो उस सिचुएशन को कहते हैं उपभू। ये मैं उपभू ज्वार, ठीक है। उपभू जब पृथ्वी और जो चंद्रमा है उनकी जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको भी उपभू बोलते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी से जब दूरस्थ होते हैं उसे अपभू बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, है ना। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र की समकोण की स्थिति में लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस उपभू और मैक्सिमम डिस्टेंस अपभू। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है। तो ग्रहण के दौरान जो छाया पड़ती है उसका सबसे जो काला भाग कहलाता है ना, उसे बोलते हैं प्रच्छाया। राइट आंसर रहेगा प्रच्छाया। और सिंपली वे में देखें ना, वो तो कहलाता है प्रच्छाया। और सूर्य के अंदर बिल्कुल ब्लैक होल होते हैं। सन के अंदर, ये सन है, सन के अंदर ये ब्लैक बिल्कुल होल होते हैं जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। और सूर्यकृत बोलते हैं सूर्य के चारों ओर जो लेयर्स होती है उसको। ये सूर्यकृत हमें दिखाई देता है अधिकतर ग्रहण के समय आउटर लेयर के रूप में। नेक्स्ट आता है सौर कलंक। सौर कलंक जो मैं आपको अभी समझा रही थी, सौर कलंक जिसे इंग्लिश में सन स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं, स्पॉट। तो ये क्या होते हैं? ये आपके प्रकाश मंडल के वे प्रदेश हैं जहाँ का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी अगर इसके आसपास के एरिया की बात करें ना, तो ये जो सौर कलंक वाला एरिया होता है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो उस एरिया को कहते हैं हम सौर कलंक, ठीक है। ये बिल्कुल सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं, यानी सन के सरफेस पर ही ये बने हुए काले धब्बे होते हैं। इनका टेम्परेचर आसपास के एरिया से थोड़ा कम होता है। और ये कलंक है ना, अगर बात करें सन के 5 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के बीच पैदा होते हैं। इनके आंतरिक जो बिल्कुल काले, इनके अंदर जो बिल्कुल काले धब्बे होते हैं ना, उनको बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। बिल्कुल डार्क ब्लैक जो होते हैं स्पॉट, उनको बोलते हैं अम्ब्रा। और चारों तरफ जो कम काले होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेनम्ब्रा। क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। तो आप ये ध्यान रख लेना, अम्ब्रा क्या होता है और पेनम्ब्रा क्या होता है। एक सौर कलंक का जीवन काल कुछ घंटे से लेकर कुछ महीने तक हो सकता है और लगभग भाई ये 11.1 वर्ष के अंतराल पर प्रकट होता है। अगर ईयर पूछे कि इनके बीच में डिफरेंट कितना होता है पैदा होने में, तो 11.1 साल लग जाते हैं, इस अंतराल पर ये पैदा होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए डिस्कस करते हैं इसे भी। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। चंद्र दिवस यानी 24 घंटे और 52 मिनट, ठीक है। चंद्रमा के एक दिन की अवधारणा पृथ्वी या अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। चंद्र दिवस किसे बोलते हैं? चंद्र दिवस की यानी चंद्रमा का जो रोटेट है, यानी अपने अक्ष पर जो चंद्रमा घूमता है उसमें भी टाइम चंद्रमा कितना लगाता है? 24 घंटे 52 मिनट की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी का चंद्रमा की बिल्कुल सीध में स्थित बिंदु एक बार घूमकर पुण्य चंद्रमा के ठीक नीचे उसी देशांतर और बिंदु पर पहुंच जाता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो, हमेशा अर्थ से चंद्रमा का हमें वही पार्ट दिखाई देता है। ये अर्थ है, ये हमारा मून है, तो हमेशा यही वाला पार्ट हमें अर्थ से दिखाई देगा। क्योंकि चंद्र दिवस की अवधि की वजह से हमारी पृथ्वी का भी रोटेशन सेम है और चंद्र जो मून है उसका भी रोटेशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी गड़बड़ होती रहती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच, देखो सिंपली वे क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो दो लैटिट्यूड के बीच की आपको बतानी है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो होता है 111 किलोमीटर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे कि दो लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। कार्टोग्राम है क्या है भाई? कार्टोग्राम आपको बताना है। तो मानचित्र पर
मौसम घटकों का प्रतिनिधित्व, मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व। तो कार्टोग्राम कहते हैं जो मानचित्र पर जो भी आपके सांख्यिकीय डेटा होते हैं उनको उनका प्रतिनिधित्व। कार्टोग्राम सांख्यिकीय आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। कार्ल बी मोलवेड ये कार्टोग्राफर है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये एक जर्मन कार्टोग्राफर है। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। मोलवेड का आपने सुना हुआ भी है ना, उसमें आते हैं मोलवेड आपके प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्शन होते हैं उसमें मोलवेड का आता है ना प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 41। C.S. रामेज के अनुसार मानसून क्षेत्र में विस्तार होता है। तो C.S. रामेज के अनुसार जो मानसून क्षेत्र है उसमें जो विस्तार होता है ना, वो होता है आपका कहाँ से कहाँ तक, 35 नॉर्थ से 250 साउथ जो आपके लैटिट्यूड है, और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, तो आपका जो 35 डिग्री उत्तर से, यहाँ गलत है ये, मैं भी यही सोचता, 25 आएगा यहाँ, 25 डिग्री राइट कर लेना। ये 25 डिग्री है दक्षिण अक्षांश, और 40 डिग्री पश्चिम से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच रामेज के अनुसार क्या है, मानसूनी एरिया है जहाँ पर मानसून आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। शीतकालीन अयानात पर घंटे और मिनट में दिन की समय अवधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा गलत है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन सा गलत है भाई। ठीक है, तो 20 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 10 घंटे 48 मिनट शीतकालीन अयानात पर पूछी गई है। तो और 60 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 5 घंटे 33 मिनट, 40 डिग्री अक्षांश और दिन की लंबाई 6 घंटे 10 मिनट, और 0 डिग्री अक्षांश दिन की लंबाई 12 घंटे 0 मिनट। ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिन की लंबाई 12 घंटे होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। और 20 की बात करें तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो 10 घंटे और 48 मिनट, ये कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। और फिर 40 डिग्री पर आपकी 6 घंटे, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा 40 डिग्री वाला। 40 डिग्री अक्षांश पर दिन की लंबाई केवल 6 घंटे और 10 मिनट की, ऐसा नहीं होता। आप खुद देखो, क्योंकि हमारी लास्ट लोकेशन इंडिया की 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ में, कश्मीर में। तो क्या वहाँ सिर्फ 6 घंटे का दिन होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? यानी सूर्य के चारों ओर जो आपका सैटर्न प्लैनेट है उसका रिवोल्यूशन यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा 29.46 ईयर। शनि ग्रह आपका जुपिटर के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। टाइटन सैटर्न जो शनि ग्रह है इसका सबसे बड़ा प्लैनेट है। और अगर इसके घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो हमारी अर्थ से कम घनत्व है सैटर्न प्लैनेट का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को निम्न में से कितने समय सूर्य प्रकाशित रहता है? ठीक है, तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बताना है 22 दिसंबर को। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 22 दिसंबर को आपका जो सूर्य प्रकाशित रहता है वो लगभग 10 घंटे 48 मिनट को रहता है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 घंटे 48 मिनट। तो नियर अबाउट आपके 11 घंटे ही हैं, 12 मिनट ही कम है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन पी भूकंपीय तरंगों कटिबंध को प्रदर्शित करता है? यानी पी तरंगों का आपको बताना है विस्तार। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि VS में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी भूकंपीय तरंग कटिबंध को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके DSSB KVS और NVS और HTET में भी आ चुका है। तो बहुत ही आप ये कह सकते हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना। ये आपका एक तरीके से शैडो एरिया भी माना जाता है अर्थ का, 105 डिग्री से 145। आप गाइस आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो आप सभी जानते ही हो कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर PGT और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, देन जॉइन अचीवर्स एकेडमी ऐप।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, अक्षांश समानांतरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन रोंग है यानी गलत है, आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं भाई कौन सा कथन रोंग है। अक्षांश से बिल्कुल पैरेलल के संबंध में समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को विशालतम के समानांतर के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ये है। नेक्स्ट आता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, वे भूमध्य रेखा से आरंभ होते हैं और इनके समानांतर चलते हैं, बिल्कुल करेक्ट। सभी समानांतर लंबाई में समान है, बिल्कुल रोंग है ये बात। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखो सभी अक्षांश आपके एक समान नहीं होते। देखो ये हमारी अर्थ है, तो ये वाला जो 0 डिग्री है ये सबसे बड़ा है, और पोलर एरिया पर तो बिल्कुल डॉट बन जाती है आगे जाके लैटिट्यूड लाइन, तो लंबाई में बिल्कुल भी समान नहीं है। तो सी ऑप्शन रहेगा। ग्लोब पर सभी समानांतर वृत्तों के रूप में खींची जाती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47, यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो IST पर क्या होगी। सिंपली वे में IST बतानी है, तो आपको घूर्णन की अगर दिशा ही उलट दें, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया मैंने सेट किया है, बिल्कुल दिशा ही उलट दी जाती है तो आपकी IST पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर हो, दोपहर बज गई है भाई, तो पृथ्वी की घूर्णन दिशा हमने उलट दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर शाम के क्या बजेंगे, 6:30 होंगे। ठीक है, क्योंकि दोपहर के 12 बज गए और दोपहर होगा तो IST आपको पता है 5.5 घंटे प्लस में है, तो राइट आंसर क्या होगा, 6:30 बजेंगे। घूर्णन की दिशा उलट दी ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48, कथन और कारण दिए गए हैं। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, करेक्ट है भाई, सदैव 12 घंटे का ही होता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपत कोण जो होता है बिल्कुल वो समान होता है। तो यहाँ पर हम बात करें ना, तो ये दोनों ही सही है और बिल्कुल व्याख्या करेक्ट है। कैसे, देखो पृथ्वी के सेंटर में पश्चिम से पूर्व खींची गई है वेस्ट टू ईस्ट 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप इक्वेटर कहते हो। यहाँ पर सूर्य के वर्ष भर लंबवत चमकने का कारण ही दिन और रात बराबर होते हैं। सारा साल हाई टेम्परेचर रहेगा, सारा साल आपकी बिल्कुल उच्च वर्षा होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 डेट है जब सूर्य बिल्कुल इक्वेटर पर लंबवत चमकता है, और इसी दिन संपूर्ण विश्व में यानी होल वर्ल्ड में आपके जो डे और नाइट होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं, और इस दिन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, यानी विश्व कहते हैं। और जब विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है तो सूर्य की किरणें बिल्कुल, इसका जो आपत कोण बनेगा बिल्कुल सीधा बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, यानी यहाँ पर डेट लाइन पूछी गई है। तो भूमध्य रेखा को तो 0 डिग्री जो आपकी क्या है लैटिट्यूड है उसे इक्वेटर कहते हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भी रॉन्ग है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसे कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो आप इसे याद रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चुंबकीय तूफान क्या है। तो चुंबकीय तूफान किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चुंबकीय तूफान कहते हैं जब आपके खगोलीय जो पिंड होते हैं ना, जो आपके सौरमंडल में या पूरे ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड है, फॉर एग्जांपल प्लैनेट वगैरह या और भी हैं, तो उनके जब चुंबकीय एरियाज में गड़बड़ी होती है ना तो उसे बोलते हैं चुंबकीय तूफान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।